Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जो भी स्टूडेंट जिस टाइम पर मेरा वीडियो देख रहा है। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। मैं सिमरन अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैं बता दूं कि हम इसमें स्टार्ट करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो हमें क्या करना है, लाइक करना है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेकंड चैप्टर भी यहाँ तक का मैंने मेरी वीडियोज़ में कंप्लीट कर दिया है और इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाते हुए क्लियर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका पॉइंट संयुक्त पूंजी कंपनी। अब तक आपने पढ़ा एकल व्यवसायी, साझेदारी, सहकारी संगठन, ठीक है। उन सब में हमें क्या दिखे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कहीं पर हमें पूंजी की दिक्कत आ रही थी, कहीं पर हमें प्रबंध की दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर जाने के लिए, एक बड़े स्तर का व्यापार करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं हम कंपनी, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनते हैं। जिस फ़ोन को आप हाथ में लेके बैठे हैं वो भी किसी न किसी कंपनी का ही प्रोडक्ट है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटर का पार्ट नहीं है। कंपनी के एग्जाम्पल की बात करें तो जियो, रिलायंस, मारुति सुजुकी, ऑडी, ये सब क्या है, कंपनीज के ही आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। कोलगेट के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी कुछ लोगों का ऐसा संघ होता है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया है और जिसका अपने सदस्यों से हटकर क्या होता है, अस्तित्व होता है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है गलत है, होते थे। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार है और सार्वमुद्रण है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित होते हैं। इससे पहले हमारे भारत में अधिनियम चलता था कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है, जिसको अमेंडमेंट लागू करके सन 2013 में एक नया कंपनी अधिनियम लाया गया जिसे हमने कहा कंपनी अधिनियम 2013। तो अब जितनी भी कंपनियां भारत में शासित हो रही हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के नियम उनको मानने पड़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार यहाँ पर आपको कंपनी की परिभाषा दी गई है, वो भी अधिनियम के अनुसार। जब भी कभी अधिनियम के अनुसार परिभाषा दी जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, उसी को प्रिफर करना है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार कंपनी से आशय, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इन लोगों ने मिसिंग कराया बट हमें लिखना है, यानी हमें लगाना है। कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में या इससे पूर्व किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, ठीक है। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है कि या क्या कह रहा है हमें कि कंपनी से आशय उन कंपनियों से जिनका समामेलन या तो कंपनी अधिनियम 2013 में या फिर उससे पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत वो समामेलित हुई हो। अब आप बच्चों के सामने कंफ्यूजन है, मैम ये सार्वमुद्रण क्या है, वैधानिक अस्तित्व क्या है, शाश्वत उत्तराधिकार क्या है। तो ये सब क्या है, हमारी कंपनी की विशेषताओं के पॉइंट हैं। तो जैसी विशेषता आएंगी वहां पर मैं आपको इनको समझा दूंगी। अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंश खरीदते हैं, वो एक्चुअल में कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता जिन्हें अंशधारक चुनते हैं, साधारणतः कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर क्या होता है, परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। यानी ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी को रेगुलेट नहीं करते, ये लोग परोक्ष रूप से उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जबकि कंपनी को डायरेक्ट कौन मैनेज करता है, वो लोग जो मैनेजर हायर करते हैं, जो प्रबंधक मंडल हायर करते हैं वो लोग। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिन्हें हम अंश कहते हैं, यानी कि शेयर कहते हैं, जिन्हें एक अंशधारक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता से क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, पर निजी कंपनी की दशा में नहीं। दो प्रकार की कंपनी होती है, सरकारी और निजी। सरकारी कंपनी की दशा में तो आप उसको इजीली हस्तांतरित कर सकते हो, परंतु निजी कंपनी की दशा में हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसकी विशेषताओं की बात करें तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्यों है, ध्यान रखिएगा, छोटा सा आंसर बनेगा इसका। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि यह मनुष्य की तरह सांस नहीं ले सकती, परंतु इसे भारत के विधान के अंतर्गत वे सभी हक प्राप्त हैं जो कि किसी भी एक आम नागरिक को प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसे कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है, इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, यानी कि वो सारे काम कर सकती है जो आप और हम मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति। और ये क्या कर सकती है, ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, आपको दिख भी नहीं सकती, इसलिए इसको हम कृत्रिम व्यक्ति कह रहे हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व क्यों है, समामेलन के दिन से कंपनी क्या होती है, अलग हो जाती है अपने सदस्यों से, ठीक है। कंपनी अलग है, सदस्य अलग है, सदस्य आते जाते रहेंगे, परंतु कंपनी का अस्तित्व क्या रहेगा, लंबा रहेगा। उसका किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, इन सब पे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
स्थापना की बात करी जाए तो कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसके समामेलन में बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं। एक प्रॉपर प्रक्रिया इसके लिए अपनानी पड़ती है। ये खर्चीली और जटिल प्रक्रिया होती है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना, कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। कंपनियों का समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम में होना अनिवार्य है। वे सभी कंपनियां जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा उससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ होता है, उसे किसी भी कंपनी सूची में शामिल किया जाएगा। शाश्वत उत्तराधिकार है, क्योंकि कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है। फिर एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका वैधानिक अस्तित्व है। ठीक है, तो इसका अस्तित्व केवल कब खत्म होगा, जब इसको बंद करा जाएगा। और ध्यान रखना, जिस प्रकार इसको खोलने का प्रोसेस लंबा है, उसी प्रकार इसको बंद करने का यानी कि वाइंड अप करने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लंबा होता है। नियंत्रण की अगर बात करें तो कंपनी के मामलों का प्रबंध और नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, जिसको अंशधारक चुनते हैं, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति क्या होते हैं, सीधे उत्तरदायी होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करने लगेंगे तो जो मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे। दायित्व की अगर बात करें तो हानि होने की स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट बदल कर क्या कर सकते हैं, सीमित दायित्व। लेनदार अपने दावों का निवारण करने के लिए केवल क्या कर सकते हैं, कंपनी की परिसंपत्तियों यानी कि जो कंपनी के नाम पर असेट्स है ना, केवल उनको बेचा जा सकता है, उनको नीलाम किया जा सकता है, परंतु किसी भी शेयर धारक की, किसी भी ओनर की पर्सनल संपत्ति पर आप नहीं आ सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है, अक्षय किसी कंपनी का अंशधारी है, उसके पास 10 रुपए के 2000 अंश है, जिन पर उन्होंने क्या करा है, 7 रुपए का भुगतान कर दिया है। उसने 10 रुपए का लिया था शेयर, अब तक वो कितने रुपए का भुगतान कर पाया, केवल 7 रुपए का। यदि कंपनी को हानि होगी तो उसकी देनदारी कितने रुपए की होगी, 6000 रुपए की, जो कि 2000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश से अद्यत राशि है। इसको आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है जो 12th क्लास में आता है। आप इसको इतना समझ लो, अगर आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उन 1000 रुपए के शेयरों में क्या करना है आपको, अगर आपने 600 रुपए अभी दे दिए हैं, क्लियर, तो भविष्य में आपको कितने और चुकाने हैं, केवल। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सार मुद्रण। देखो सार मुद्रण क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में हर टाइम जरूरी नहीं प्रिंसिपल सर अवेलेबल होते हैं, क्लियर, तो हमें अगर किसी भी अपने डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने होते हैं तो ऑफिस का स्टाफ क्या करता है, ऑफिस की एक सील लगा देता है, क्लियर। वैसे ही कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी के सारे जो भी अंशधारक हैं, सारे मालिक होते हैं, वो एक टाइम पर कंपनी में अवेलेबल नहीं हो सकते, क्लियर। और ये क्या है, खुद एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो उसके खुद के भी तो कुछ ना कुछ साइन वगैरह होने चाहिए। तो ये क्या यूज करती है, सार मुद्रण। ये एक प्रकार का मोहर ही होती है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार मुद्रा का प्रयोग आवश्यक होता है, जो कि अधिकारित रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज यदि उस पर कंपनी की सार मुद्रा नहीं है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, साइन होते हैं। जोखिम उठाना, कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारक वहन करते हैं, ना कि एक या कुछ व्यक्ति, जैसे कि एकल स्वामित्व यानी कि जितने मालिक हैं, ऑफकोर्स ये बात है, तो जोखिम तो सबके बराबर है। अगर आपने 1000 रुपए के अंश खरीदे, सामने वाले ने 2000 के, 3000 के, तो सब में क्या होगी, हानि बराबर बटेगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान के पीछे ही सारे क्या हो जाएंगे, आपके लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। इसके गुण, इंपॉर्टेंस, महत्व की अगर बात करें तो सीमित दायित्व होता है। कंपनी में आपने जितने के शेयर लिए हैं उतने तक ही आपका दायित्व होगा, उसके ऊपर भी 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे तो बस कंपनी की हानि की दशा में आपको केवल क्या करना है, 1000 रुपए ही चुकाने हैं, आपको 1001 रुपया भी नहीं चुकाना, क्लियर। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, यानी कि हमारी क्या होती है, रिस्क लिमिटेड हो जाती है। हितों का हस्तांतरण, स्वामित्व के हस्तांतरण में सरलता, कंपनी में निवेश का अतिरिक्त लाभ है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को क्या हो सकता है, बाजार में आप बेच सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें कैश में बदल सकते हैं। इससे निवेश में क्या होती है, बाधा नहीं आती। अगर स्थायी अस्तित्व की बात करें तो कंपनी का अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक स्थायित्व होता है, तथा इस पर उसकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्यागपत्र, दिवालिया आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कर्मचारी आते जाते रहते हैं, परंतु कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी क्या है, गुण है। विस्तार की संभावना, कंपनी के पास एकल और साझेदारी से ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा प्रबंध होता है, ठीक है। इनको बेनिफिट्स भी होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है, इनका विस्तार भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। पेशेवर प्रबंध की बात की जाए तो कंपनी क्या करती है, अपने जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें छोटे मोटे लोगों को वो हायर नहीं करती, बहुत एजुकेटेड लोगों को, और जो उस एरिया के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वो लोग हायर करती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पेशेवर प्रबंध हो जाता है। कंपनी विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों को ऊंचा वेतन देने में सक्षम होती है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को नियुक्त कर सकती है। उसके प्रचालन के पैमाने के विस्तृत होने के कारण कार्य विभाजन भी संभव हो पाता है। प्रत्येक विभाग एक कार्य विशेष को करता है तथा उसका मुख्य क्या होता है, निपुण प्रबंधक होता है। इससे
इससे कंपनी के निर्णय क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, निर्माण में जटिल है क्योंकि कंपनी निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। समामेलन के जब समय आता है उस टाइम बहुत सारी एप्लीकेशन, उस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना, ठीक है, इन सब क्या होती है, जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस आपको इसके लिए फॉलो करना पड़ता है। गोपनीयता की कमी होती है। जो भी सार्वजनिक कंपनियां वगैरह होती हैं उनको अपने जितने भी दस्तावेज होते हैं अकाउंट्स के, वो क्या करने पड़ते हैं, पब्लिकली दिखाने पड़ते हैं। कभी अगर आप लोग अखबार पढ़ते हो तो देखना, कभी भी पेज नंबर 2, 3, 4 पर बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज के क्या आते हैं, फाइनेंशियल जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो आधे आधे पेज के वो लोग बहुत बड़े बड़े से आते हैं। वही क्या होती है, एक तरीके से पब्लिकली उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को दिखा रहे हैं। तो गोपनीयता कहाँ रही, किसी भी तो कोई भी जान लेगा कि इस कंपनी का कितना कैपिटल है, कैसे इन्वेस्ट कर रही है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होती है, गोपनीयता की कमी यहाँ पर होती है। देखो बच्चों, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे टेलीग्राम पर हैप्पी कॉमर्स हब करके चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उससे ग्रुप भी लिंक है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी कुछ इशू है, ठीक है, जल्दी व्हाट्सएप वापस रिलॉन्च करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि आई एम ऑन व्हाट्सएप, बट ड्यू टू सम रीजंस व्हाट्सएप मुझे वापस डिलीट करना पड़ा। बट जल्दी हम वापस व्हाट्सएप पे आएंगे ताकि बच्चों की क्वेरी जल्दी से क्लियर हो जाए। जिन भी बच्चों के अभी एग्जाम्स हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना। नंबर्स आपको क्या मिलेंगे, नंबर्स आपको अभी तो अच्छे ही मिलेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद है अवैयक्तिक कार्य वातावरण। स्वामित्व और प्रबंधन में पृथकता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें कंपनी के अधिकारीगण न तो प्रयत्न करते हैं और न ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। वो लोग तो क्या करते हैं, केवल मैनेजर्स को बस देखते हैं, सारा काम तो मैनेजर करता है। तो एक अवैयक्तिक सा वातावरण बन जाता है, ठीक है, यानी कि जिनका लोगों में आपस में अटैचमेंट नहीं होता। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उनके आधार पर ही क्या करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। कंपनी के कार्य संचालन के संबंध में कई कानूनी प्रावधान और बाध्यताएं हैं। कंपनी पर अंकेशन, वोट देने, विवरण जमा करने और प्रलेख तैयार करने के संबंध में अनेकों प्रतिबंध होते हैं। इसे रजिस्ट्रार, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड जैसी अनेक संस्थाओं से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। इससे कंपनी की प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद है आपके पास निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम कंपनी के टाइप पढ़ेंगे तब आपको इजीली वो समझ में आएगा। इसके बाद पॉइंट है आपका निर्णय में देरी। निर्णय में देरी क्यों होती है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे स्तर होते हैं, ठीक है, उच्च, मध्य और निम्न। तो क्या होता है, कोई भी अगर फैसला लेना है तो निम्न वाला पहले मध्य पास जाएगा, मध्य वाला उच्च के पास। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रोसेस लंबे हो जाते हैं, तो हमको निर्णय लेने में क्या हो जाती है, देर हो जाती है। अल्पतंत्रीय प्रबंधन होता है। सिद्धांत है, कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी कि अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों में जिनमें बड़ी संख्या में अंशधारी होते हैं, स्वामियों का कंपनी के नियंत्रण और उनके संचालन में क्या होता है, उनके संचालन में इनका बहुत ज़्यादा हाथ नहीं होता, इनका कम हाथ होता है, ठीक है, क्योंकि अंशधारी पूरे देश में फैले होते हैं और कंपनी तो एक जगह से रन कर रही होती है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्या होता है, आपके सामने अल्पतांत्रिक प्रबंध इसका कह सकते हैं। हितों में टकराव हो जाता है, कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के हितों में टकराव हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं कर्मचारी को वेतन बढ़ाओ, कुछ कहेंगे कि हमारी क्वालिटी मेंटेन करो। बहुत सारी बातों पे अगर बहुत सारे मालिक हैं तो डिस्प्यूट्स होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना कोई उनमें बड़ी बात नहीं है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को ईजी तरीके से समझा दूं। आपके जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने रीड नहीं करा, मैंने उनका जो बेसिक फोकस किस बात पर है वो बताया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड माय टेलीग्राम इज अवेलेबल फॉर यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपके नोट्स वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं, बट चैनल के साथ बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू अगेन।